बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपके साथ क्यों एमफिल फिजिक्स में एडमिशन लेने के लिए फॉल 2017 का, 2018 का, स्प्रिंग 2020 का और उसके अलावा भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम मजीद कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली उन पेपर्स में से हैं जो मैंने शॉर्ट वीडियोस में आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो वो शॉर्ट वीडियोस आप लाजमी देखें। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने उन्हीं पेपर में से इनको लिया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। The wave function for identical fermions is antisymmetric under particle interchange. Which of the following is a consequence of this property? This is the consequence of basically Pauli exclusion principle. Okay, so here your correct option is option E. अगर स्टूडेंट आपको इसका करेक्ट ऑप्शन ना पता हो तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो आपको कहता है कि यू कांट फाइंड साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम और द एनर्जी एंड टाइम एट द सेम टाइम। ओके, और जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है आपकी वो आपकी बोसॉन्स के लिए होती है, फर्मियंस के लिए नहीं। ठीक है, बोर कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि जो जो आपकी वैल्यू इंक्रीज एन की वैल्यू इंक्रीज करती जाए, your quantum mechanics, your results of quantum mechanics approach to classical mechanics. Okay, फर्मीज गोल्डन रूल आपको ट्रांजिशन के बारे में बताता है, ट्रांजिशन रेट के बारे में, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन पर टाइम के बारे में। ठीक है, तो इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है यहाँ पर ऑप्शन ए टू डी में। ठीक है, सो हेयर ऑप्शन ई इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ number 6. A sealed and thermally insulated container of total volume V is divided into two equal volumes by an impermeable wall. The left half of the container is initially occupied by n moles of an ideal gas at temperature T. Which of the following gives the change in entropy of the system when the wall is suddenly removed and the gas expands to fill the entire volume? This is basically your Joule free expansion. ओके, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है दैट इज सील्ड। ठीक है, ये हमारे पास इम्परमेबल वॉल है। इम्परमेबल वॉल बेसिकली वो होती है जिसमें से गैसेस या लिक्विड्स पास ना कर सकें। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि हमने इस कंटेनर को इक्वल वॉल्यूम्स में, टू इक्वल वॉल्यूम्स में डिवाइड करके, ठीक है, टोटल वॉल्यूम इसका क्या है कंटेनर का, V। ठीक है ना, एंड दिस वन इज V1, इसको हम V1 का नाम दे देते हैं और इसको हम V2 का नाम देते हैं। ठीक है, and here ये the left half of the container is occupied by n moles of an ideal gas. Okay, अब जब आपने क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि जब आप ये इम्परमेबल वॉल रिमूव कर देंगे तो उसके रिजल्ट में आपकी एंट्रोपी में जो चेंज आएगा यू हैव टू डिटरमिन दैट। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी यहाँ फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल एस इज इक्वल टू एन आर एल एन V2 ओवर V1। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो V1 है वो आपका इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, और V2 आपके पास वो वॉल्यूम है जो वॉल को रिमूव करने के बाद आपके पास आएगा। देखिए जब आप ये वॉल रिमूव कर देंगे तो आपके पास ये जो गैस पार्टिकल्स हैं ये सब इस कंटेनर में प्रिवेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो फाइनल वॉल्यूम है वो आपका ट्वाइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि V2 जो है इसको आपने रिप्लेस कर देना है 2V1 से। ठीक है, तो आप इसको 2V1 से रिप्लेस कर देंगे, दिस V1 गेट्स कैंसल। यहाँ से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन रहा है ऑप्शन बी, दैट इज NRLN2। ओके, नेक्स्ट है MCQ नंबर degeneracy to an energy eigenstate can be best described by saying। degeneracy आपके पास बेसिकली क्या होती है कि वो एनर्जी आइगन स्टेट्स जिनकी सेम वैल्यूज हो। ठीक है, degeneracy मीन सेम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन सी, टू और मोर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ पार्टिकल हैविंग द सेम एनर्जी। ओके, next, the energy required to remove both electrons from the helium atom in its ground state is 79.0 electron volt. How much energy is required to ionize helium, that is to remove one electron? अब यहाँ पर आप एनर्जी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे E n is equal to Z square E1 over n square। ठीक है, Z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, दैट बिकॉज दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम। ठीक है, E1 की वैल्यू हमारे पास होती है 13.6
और n हमारे पास यहाँ पर है 1 बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये जो आपके पास एनर्जी है ना, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हीलियम एटम। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन में एनर्जी गिवन है दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हीलियम एटम। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि ये जो एनर्जी आपको गिवन है दैट इज 79.0। ठीक है, इसमें से आप इस एनर्जी को माइनस कर देंगे जो कि आपने फाइंड की है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो ऑप्शन ए है वो आ जाएगा, यानी 24.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो एमसीक्यू है ये आपसे एक दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, वो इस तरह से कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको मेंशन हो कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हीलियम एटम इज 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी अब आपको ये एनर्जी गिवन हो। ठीक है, क्वेश्चन में सही है, या आपको वो दे दी क्वेश्चन में और आपसे ये एनर्जी कहा जाए फाइंड करने का। ठीक है, तो उसके लिए भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि ये एनर्जी तो आपको गिवन है। ठीक है, तो अब आपने यही फॉर्मूला आपने यूज करना है। ठीक है, यहाँ से यही आपका आंसर वैल्यू आएगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इन दोनों एनर्जीज को ऐड कर देंगे, जो आपको गिवन है और जो आपने फाइंड किया, उन दोनों को आप ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट द करेक्ट ऑप्शन दैट इज 79.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप दोनों तरह से तैयार कर लीजिएगा कि अगर आपको ये एनर्जी गिवन होती है तो उस केस में आप दोनों एनर्जी की वैल्यूज को ऐड करते हैं, और अगर आपको ये एनर्जी गिवन होती है ठीक है तो फिर आप उस केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, next experimenter A uses a very small test charge q naught and experimenter B uses a test charge 2 q naught to measure an electric field produced by two parallel plates. A finds a field that is, अब आप देखिए पैरेलल प्लेट्स के केस में हमारे पास जो एनर्जी आती है वो होती है इसको मैं अगर यहाँ पर कर दूं साइड पे तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, E is equal to सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो सिग्मा है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको हम लिख सकते, ये हमारे पास होती है चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अब एक्सपेरिमेंटल ए जो है उसने यूज किया है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल ए के लिए तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा क्यू नॉट ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट जब हम एक्सपेरिमेंटल बी के लिए लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई बी इज इक्वल टू 2q नॉट ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल बी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास टर्म है q नॉट ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल्स टू ई ए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई बी इज इक्वल टू 2 EA। तो हमसे चूंकि EA की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है ना, तो वो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी EA इज इक्वल टू हाफ EB। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, यानी जो ए की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज लेस देन द फील्ड फाउंड बाय बी। नेक्स्ट है एमसीक्यू, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैज रेडियस r। ये हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है r and carries positive charge q. Which of the following graphs represents the electric field E as a function of the distance r from the center of the sphere? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब करनी है एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब स्टूडेंट्स ये जो एमसीक्यू है ना ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, ये एमसीक्यू आपसे
दो तीन तरह से और भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये ना सिर्फ आपके रिटन टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है, इवन के ये आपके इंटरव्यू में भी इस एमसीक्यू पर बेहतरीन किस्म की डिस्कशन हो सकती है, ठीक है। पहला तो इन्होंने एमसीक्यू आपसे पूछा है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करना है एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर, ठीक है। ये आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं कि सेंटर ऑफ स्फीयर पे क्या होती है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएं सेंटर ऑफ द स्फीयर पे क्या हो सकती है, ठीक है। तो अभी जो तमाम पॉसिबल वेज हैं इस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन किस किस तरह आपसे पूछा जा सकता है, उन तमाम को आपने तैयार करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द स्फीयर पे क्या होती है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर ऑफ द स्फीयर पे क्या होती है, इसमें हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो केसेस है, एक आर इज लेस देन आर और एक आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको रेफर करूंगी कि आपने अपनी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो भी बुक फॉलो की है, ठीक है। आपने ग्रिफिथ की बुक फॉलो की है या आपने सर्वे जेविट से देखना, अगर आप चाहें तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई बुक जो आपने फॉलो की है अपने बीएस में, आपको इजीली ये न्यूमेरिकल उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट आपने इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेकर आपने जाना है, अपने एग्जाम डे से पहले आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो आर इज लेस देन आर है, इसके केस में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है आर से, ठीक है, स्मॉल आर से। जबकि इस केस में जब आपका आर ग्रेटर देन आर है, तो उस केस में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इनवर्स रिलेशन होता है 1/r² से, ठीक है। अब आपको ये जो ग्राफ्स गिवन है ना, आपने इन ग्राफ्स को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जो इन दो रिलेशंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। कि आर इज लेस देन आर के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन है आर के साथ, और ग्रेटर देन के लिए इनवर्स रिलेशन है आर स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी में ग्राफ है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आपके पास जब आर इज लेस देन आर है, दिस इज बेसिकली आर इज लेस देन आर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी इंक्रीज कर रही है आर इंक्रीज करने के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है आर के साथ, ठीक है। लेकिन जब आप इस रीजन में देखें आर इज ग्रेटर देन आर में, तो यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज कर रही है आर इंक्रीज करने के साथ, ठीक है। यानी यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्स रिलेशन आ रहा है आर स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ है दिस इज बेसिकली योर करेक्ट ग्राफ, ठीक है। अब अगर वो आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ पूछ लें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ग्राफ होता है ना, अगर आप इनसाइड द स्फीयर बात करेंगे, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप इनसाइड द स्फीयर बात करें ना, यानी आर इज लेस देन आर के लिए, ठीक है, तो उस केस में आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो इनसाइड द स्फीयर हमारे पास कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो आर इज लेस देन आर के लिए आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा, और आर इज ग्रेटर देन आर के लिए आपका ये ग्राफ आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ये ग्राफ हमारे पास है व्हेन आर इज लेस देन आर, जहां पर वी क्या कांस्टेंट, और ये ग्राफ है हमारे पास जब आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। और यहाँ पर जब आर ग्रेटर देन आर है, यहाँ पर आपका जो वी है उसका इनवर्स रिलेशन होता है 1/r के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आपका आर इज लेस देन आर के केस में आपका जो वी है वो आपका होता है कांस्टेंट, मैं लिख देती हूँ वी कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम सेंटर की बात करें ना, तो सेंटर पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है, ठीक है। क्योंकि सेंटर पे आप हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जबकि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो सेंटर पे हमारी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following functions is an eigen function of the kinetic energy operator for a free particle of mass m in one dimension। अब eigen function फाइंड करने के लिए हम eigen value इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। यहाँ पर चूंकि हमें काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर गिवन है, इसलिए हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिख रही हूँ, ठीक है। साथ में आएगा वेव फंक्शन, ठीक है, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे, ए यहाँ पर आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है इसकी वैल्यू होती है -h कट स्क्वायर
over 2m d स्क्वायर over dx स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसमें से वो वेव फंक्शन चूज करना है कि जब हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को उस वेव फंक्शन पे ऑपरेट करवाएं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास वही वेव फंक्शन वापस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन सी है इसमें हमारे पास वेव फंक्शन है साइन के एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो चूज करते हैं साइन के एक्स। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, और ये साथ में हमारे पास वेव फंक्शन है साइन के एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम साइन के एक्स का 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये टर्म तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2 है। अच्छा, यहाँ से हमारे पास जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा cos के एक्स, साथ में के कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और जब हम सेकंड टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन के एक्स के स्क्वायर। ठीक है, ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास माइनस के स्क्वायर है वो तो कांस्टेंट है, वो यहाँ बाइनस कांस्टेंट के साथ आ जाएंगे। ठीक है, माइनस के स्क्वायर। ओके, दिस माइनस टर्न्स टू बी प्लस। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो वेव फंक्शन है दैट इज साइन के एक्स, आपका वेव फंक्शन। अब यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि आपका जो वेव फंक्शन है वो आ रहा है और साथ में आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये आपके पास क्या है, आइगन वैल्यूज। ठीक है, यानी ये आपके पास ए है यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका वेव फंक्शन वापस आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनना है दैट इज ऑप्शन सी। अगर आप इसके अलावा कोई और चेक करते हैं ना तो फिर उसके रिजल्ट में आपको आइगन फंक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, next if the probability amplitude for a photon to be detected at an interferometer is this one, how does the probability of the event depend on alpha। अब यहाँ पर आपने probability find करनी है, तो probability find करने का तरीके फॉर्मूला क्या होता है कि p is equal to psi star psi। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली हमें गिवन है z, तो ये हो जाएगा p is equal to z star z। ठीक है, तो स्टार बेसिकली कंजुगेट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो जी स्टार है जब हम इसका जी का कंजुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा Z1 प्लस Z2। ठीक है, ये साथ में हमारे पास ये जो Z है, Z हमारे पास एज इट इज आ जाएगा ई टू द पावर आयोटा अल्फा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल आ जाएगी Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर के, यानी जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ना वो अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी के जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। नेक्स्ट है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, ये अब आपको एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है और हम इसको सिंप्लीफाई अप करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें करना आपको कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आप जो y और x वाले टर्म्स हैं इनको सेपरेट कर लें। ठीक है, ये स्टेप 1 में हमने y और x वाले टर्म्स को सेपरेट किया, उसके बाद आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद आपको जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है, ठीक है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 मीन्स यहाँ पर आपका x 0 है। ठीक है, जब आप x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपकी y की वैल्यू 2 के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ ये बाउंड्री कंडीशन पुट करके आपका जो अननोन कांस्टेंट होगा आपने उसकी वैल्यू डिटरमिन करनी है। ठीक है,
तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन डी, y इज इक्वल टू 2e⁻ kx। ये साथ मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है, ये आपने इसको देख लेना है, ठीक है। पहले इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर आप यहाँ से देख। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ स्फीयर ऑफ मास m is released from rest in a stationary viscous medium. In addition to the gravitational force of magnitude mg, the sphere experiences a retarding force magnitude bv, where v is the speed of the sphere and b is a constant. Assume that the buoyant force is negligible. Which of the following statements about the sphere is correct? अब यहाँ पर हमारे पास ये एक स्फेयर है, ठीक है, जिसका मास m है, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है उसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास mg, और जो इस पे रिटार्डिंग फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड है bv। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास वो पॉइंट जिस पे हमारी ये जो रिटार्डिंग फोर्स है ये बैलेंस कर ले हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स को, उस पॉइंट पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, क्योंकि जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी तो फिर हमारी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होगी और जो हमारा ऑब्जेक्ट है इट स्टार्ट्स मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम उस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बी वी जो कि हमारी रिटार्डिंग फोर्स है इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ पर ये जो v है दिस इज बेसिकली और टर्मिनल स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो टर्मिनल स्पीड है वो इक्वल आ जाएगी mg ओवर b के, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ई। ऑप्शन ई हमारा क्या है कि स्पीड इंक्रीजेस मोनोटोनिकली अप्रोचिंग अ टर्मिनल स्पीड दैट डिपेंड्स ऑन बोथ बी एंड एम। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमारी टर्मिनल स्पीड है बोथ बी और एम पे डिपेंड करे। जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में हमें क्या कहा गया है कि जो टर्मिनल स्पीड है, जो स्पीड है वो इंक्रीज तो हो रही है, ठीक है, लेकिन जो टर्मिनल स्पीड है वो आपकी जस्ट बी पे डिपेंड कर रही है और एम पे डिपेंड नहीं करी। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूले से देखा है कि हमारी जो टर्मिनल स्पीड है वो एम पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस केस में तो हमें ना ये बॉयॉन्ट फोर्स उन्होंने कहा था दिस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। अगर इन केस हमारे पास ये फोर्स भी प्रेजेंट होती, ठीक है, तो फिर ये फोर्स हमारे पास इधर लेफ्ट साइड पर ऐड हो जाती, ठीक है। यहाँ पर हम इस फोर्स को ऐड करते थे। इन केस अगर ये हमारी प्रेजेंट होती तो इस केस में तो हमें उन्होंने कहा है कि दिस इज नेग्लिजिबल, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, जीरो। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे।